Welcome to AJ classes, and I think you enjoyed your little holiday of Eid. So let's move on as the competition is getting more and more difficult for everyone. So today we will be starting the general science third part of this video. If you haven't seen the first two parts, you can see from the playlist of the AJ classes. So without wasting any more time, let's move on to the first question, and it is the most important question in any portion of general science, or take it in general awareness. Which gas was leaked during भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है. इसका आंसर है मिथाइल आइसोसिएनेट. इसको आप याद कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं. If you are a first timer and you are appearing for any exam, competitive exam for the first time, because अब HS का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है तो मैक्सिमम लोग बहुत कोई कोशिश करते हैं CHSL के लिए भी. तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन को ना तो आप हार्ट में याद कर लीजिए. मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं. हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इफ़ टू पैरेलल मिरर्स आर प्लेस्ड इन फेस टू फेस? पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ़ इमेजेस का एक फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ़ इमेजेस जो फॉर्म होता है वो होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा. ठीक है, और थीटा होता है एंगल बिटवीन द मिरर्स, या एंगल जो मिरर फॉर्म करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले केस में पैरेलल मिरर होने की वजह से जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री हो रहा है. अब हम लोग मैथ्स का लॉ देखिए कि हम लोग जानते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एनी नंबर विल गिव यू 0. ओके, बट इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 वी गेट इन्फिनिटी. सो इसलिए इसका आंसर होगा, जब हम लोग 360 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये इन्फिनिटी इमेजेस, मतलब कि इनफाइनाइट इमेजेस आपको देगा. ये आप देख सकते हैं, एक बार्बर दुकान में कभी जाइएगा तो सामने एक शीशा रहता है, पीछे आपका एक शीशा रहता है. अगर आप देखिएगा, इस तरह से लुक करिएगा तो आपको दिखाई देगा बहुत सारा आप खुद हैं, और पीछे से भी सेम केस होगा. तो ये यही केस होता है. ठीक है, लेज़र इज़ अ डिवाइस टू प्रोड्यूस. लेज़र जो डिवाइस होता है ये स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोड्यूस करता है, कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करता है. मेन इसका जो ये आंसर है ये है कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करता है. और आप जानते हैं कि मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, जैसे यहाँ भी दिया हूँ, इसमें मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं हिंट दे दिया हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है. लेज़र का मैं फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ आपको, लाइट एम्पलीट्यूड स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन. इसका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ. ठीक है, लाइट एम्पलीट्यूड स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, ये होता है लेज़र का फुल फॉर्म. ठीक है, ये भी आ सकता है कभी भी कि लेज़र का एस का मतलब क्या हो रहा है, या एस ई का, क्योंकि एस ई है वो प्रोसेस जिससे लेज़र लाइट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है अंदर में. जिंक इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आयरन. ये हम लोग हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी ये वर्ड हम लोग सुनते हैं कि जिंक को ही यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए, है ना. तो क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है आयरन से देन आयरन. सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मैशअप हो गया. देन आयरन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन. लेकिन ये तो केमिकल टर्म हो गया. ये एक्सप्लेनेशन कहाँ से दे रहा है कि हम लोग जिंक क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो जिंक यूज़ करने का मेन रीज़न है कि अगर हम लोग जिंक यूज़ करते हैं, सपोज करिए कि ये एक मेटल है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने गैल्वेनाइजेशन किया है, जिंक का कोटिंग किया है. ठीक है, तो ये जिंक क्या करता है, ये जिंक जो है आपका ऑक्सीजन और CO2 और मॉइस्चर जो प्रेजेंट है, इन तमाम चीज़ों से ये मिला के जिंक कार्बोनेट बना देगा. एक लेयर टाइप का बना देता है जिंक कार्बोनेट, जो कि बाकी ऑक्सीजन वगैरह या फिर किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं होने देता है. एक लेयर टाइप का. आप ही सोचिए गैल्वेनाइजेशन क्या करता है, रस्टिंग या करोजन से बचा रहा है. तो कैसे बचा रहा है, वो एक लेयर बना देता है. जैसे कि पेंटिंग वगैरह भी हम लोग जानते हैं कि रस्टिंग के लिए पेंटिंग ज़रूरी होता है, वैसे गैल्वेनाइजेशन करता है करोजन से प्रिवेंट करने के लिए.
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है, जैसे कि अच्छा ही लगता होगा जनरल साइंस का, तो आप एक लाइक बटन टिप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। विच मेटल इज नोन एज मेटल ऑफ होप। तो मेटल ऑफ होप बोलते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम को हम लोग बोलते हैं मेटल ऑफ होप। ठीक है, यूरेनियम का फ्यूल ही यूज़ होता है हम लोग का। यहाँ लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल का काम यूरेनियम ही करता है। इसका 2 आइसोटोप होता है, एक होता है 235 और एक होता है 239। 235 को बेस्ट आइसोटोप माना जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल के तौर पे। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये मेटल को क्या बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं मोज़ाइक गोल्ड, एक नाम है मोज़ाइक, जैसे एक मोज़ाइक पत्थर होता है, तो मोज़ाइक गोल्ड किसको बोलते हैं? मोज़ाइक गोल्ड बोलते हैं SnS2 स्टेनस सल्फाइड को। इसका स्पेलिंग आप लिख सकते हैं स्टेनस, मतलब ये तो टिन का है स्टेनस, और सल्फाइड। टिन का हम लोग नाम जानते हैं स्टेनस होता है और Sn होता है। इसी तरह से स्टेनस सल्फाइड को वाइट गोल्ड भी मतलब ये बोलते हैं, मोज़ाइक गोल्ड भी बोलते हैं। वाइट गोल्ड हम लोग जानते हैं प्लेटिनम को बोलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि वाइट गोल्ड किसको कहते हैं, तो वाइट गोल्ड प्लैटिनम, PT में सिंबल लिख रहा हूँ प्लैटिनम। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोज व्हाट डज PT स्टैंड्स फॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज एज ZnSO4। इसको क्या बोलते हैं? तो ZnSO4.7H2O को हम लोग बोलते हैं वाइट विट्रियोल। वाइट विट्रियोल। अब इसी तरीके के 2-3 और नाम होते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट.5H2O, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू विट्रियोल, मतलब CuSO4। इसका केमिकल नाम है जिंक सल्फाइड या सल्फेट और .7H2O। ऐसे ही कॉपर सल्फेट होगा, उसके साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल। इसी तरीके से FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट .7H2O, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल। अलग अलग नाम होता है, हम लोग जानते हैं कि अलग अलग एसिड का अलग नाम होता है। जैसे कि म्यूरियाटिक एसिड मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, HCl को बोलते हैं, है ना। HCl को हम लोग म्यूरियाटिक एसिड से भी नाम जानते हैं। अनदर नेम बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं शेयर किया था कि सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि वॉशिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरह का कॉमन नेम और केमिकल नेम मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री से क्वेश्चंस ऐसा आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है फिजिक्स के पोर्शन से, लेकिन क्या है कि आपको एक ही मोमेंटम का नहीं आएगा, बहुत सारे का आएगा। आप पहले मोमेंटम का आंसर लिख लीजिए, kg मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से फोर्स का हम लोग जानते हैं, फोर्स का आप याद कर सकते हैं, न्यूटन होता है SI यूनिट, डाइन होता है उसका CGS यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एनर्जी और वर्क का बहुत ज़्यादा, एनर्जी एंड वर्क, ये दोनों का काफ़ी बार पूछता है, क्योंकि दोनों का जो SI यूनिट होता है वो सेम होता है, जूल। इनफैक्ट इसका एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि नेम क्वांटिटी, ये तो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, हुज डायमेंशन इज सेम। तो डायमेंशन एनर्जी और वर्क का भी सेम होता है। ठीक है, और ये भी एक आता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इसी रिलेटेड मैं जितना एक्सप्लेनेशन हो सका मैं दिया हूँ। आप और भी बहुत सारे SI यूनिट्स को याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्रेशर का जानते हैं पैस्कल होता है। ठीक है, और भी SI यूनिट्स है, उसका एक चार्ट होता है बड़ा सा। जब भी आप फिजिक्स का फर्स्ट 2 पेजेस या 3 पेजेस में पढ़िएगा तो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में बहुत सारा है। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ इसलिए ताकि आप वास्ट स्टडी कर सके, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी माने होता है एक ही रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। Acceleration is equal to change in velocity by time. This is final velocity, this is initial velocity and time taken. सपोज करिए एक एग्जांपल लीजिए कि एक जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, तो 50 किलोमीटर की रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक गाड़ी चल रहा है।
तो अब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ 50 है। अब वो चलने ही के स्टेट में था ना, रुका हुआ था वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो बता रहा है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम पे ही आपको बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो यूनिफॉर्म माने क्या हुआ, इनिशियल भी हम लोग 50 को कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये तो बोल रहे नहीं कि रुक के फिर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो 50 माइनस 50 सपोज करिए 3 घंटा 4 घंटा जितना भी घंटा लगता है कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर ऊपर में 0 आया नीचे में एनी नंबर, हम लोग इससे पहले पेज में ही पढ़ा, विल बी 0, तो इसका आंसर होगा 0। एज वी गो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आवर वेट डिक्रीजेज, वाई। तो डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, मतलब लेस होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, ग्रेविटेशनल पुल, जब हम लोग सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंचते हैं तो वहाँ जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो सब तरफ से, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन द ग्रेविटेशनल पुल इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट यू, दैट्स वाई यू फील अ लिटिल मोर लेस वेट than your usual, your normal, okay, this is the reason gravitational pull comes from all direction। and इसका अलग क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग पोल्स की तरफ में जा रहे हैं तो पोल्स के टाइम में आपका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट वाला, ठीक है, मैं इसका थोड़ा एक्सपैंड कर दे रहा हूँ इस पोर्शन का। तो लिफ्ट में आता है कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, और लिफ्ट नीचे आ रहा है तो क्या होगा, या लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो क्या होगा। तो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आपको जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिएगा, कि मैं उसको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो जनरल साइंस का वीडियो होगा उसमें व्हाट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर ग्राफाइट है। लेकिन क्या है कि इजी को भी हमें प्रैक्टिस करते रहना होगा, याद करते रहना होगा, अपना पॉइंट में बना के रखना होगा। जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए तो ये पॉइंट्स ऐसा मैं शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद अपने मतलब ट्रूथ से बोल रहा हूँ। आपको खुद भी बहुत सारे चैनल आप घीट पीट के देख लीजिए, अलग अलग चैनल होते हैं, जिसको भी आप देखिएगा आपको यहाँ पर जो जनरल साइंस का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ, वो तो आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस को कवर अप कर ले रहा है। खैर अपनी तारीफ बाद में। यहाँ पर इसका आंसर ग्राफाइट है, और कभी कभी न्यूक्लियर रिएक्टर में हेवी वाटर भी यूज़ करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, भारी पानी, हेवी वाटर इसका नाम है, ठीक है। इनफैक्ट इसका फॉर्मूला जो होता है वो इम्पॉर्टेंट है, D2O, इसका नाम है ड्यूटोरियम डाइऑक्साइड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा वो आपके स्क्रीन पे आएगा, और थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के बारे में भी जान लेना अच्छा रहेगा, इसलिए मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है भाई। अभी जो माहौल चल रहा है, जो जिसने जैसा इम्पैक्ट इस डिज़ीज़ ने दिया है, इसके लिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जनरल साइंस के लिए। अब आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन। इसका आंसर काफ़ी इजी है, जिसको हम लोग नाइलॉन भी बोलते हैं। इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं हम लोग, नाइलॉन, तो काफ़ी फेमस नाम है इसका, नाइलॉन। इसको पॉलीअमाइड भी बोला जाता है, पॉलीअमाइड, माफ़ करिएगा यहाँ सिंड्रोम का ओ एम ई ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नाइलॉन के बारे में ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है कि नाइलॉन के बारे में अगर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल है, क्लास 8 की बुक में, न्यूयॉर्क और लंदन। काफ़ी अच्छा ट्रिक है, ठीक है। उसके नाम पे ही है, नाइलॉन का नाम NYLON, तो न्यूयॉर्क और लंदन ये 2 जगह में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस या प्रोडक्शन होता है नाइलॉन का, ठीक है, जिसको अलग नाम से हम लोग पॉलीअमाइड भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम का जो जनरल नंबर है उससे एक ज़्यादा हो जाता है। क्या है, नॉर्मल हमारे पास 23 पेयर्स होता है, जिसको हम लोग पेयर्स को अगर हम लोग इंटू 2 करते हैं तो 46 होना चाहिए। लेकिन डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्रोमोसोम का इजी क्वेश्चन भी आता है
इस तरह से कि टोटल नंबर ऑफ कितना होता है, तो 23 पेयर्स भी होता है, कभी कभी 46 भी आपको आंसर देना पड़ता है। नेक्स्ट जो है, मम्स इज़ अ डिजीज़ कॉज बाय। तो मम्स जो डिजीज़ है ये वायरस से कॉज होता है। अलग अलग तरीके का वायरस होता है, जैसे कि हम लोग एड्स भी जानते हैं एक वायरस है। इनफैक्ट एड्स एक डिजीज़ है, HIV उसका वायरस का नाम है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स का हमने फुल फॉर्म को भी शेयर किया है जनरल साइंस के और इससे पहले वीडियोस में। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये वायरस का डिजीज़ है। मैं ये क्वेश्चन देने का मेरा मोटो ये था कि आपको और भी सारे डिजीज़ का पढ़ना होगा कि वायरस से क्या काउज हो रहा है, बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज़ काउज होता है, और प्रोटोजोआ से क्या क्या डिजीज़ काउज होता है, ठीक है। और अगर हो जाए, आपको मिल जाए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, नहीं तो ये तीनों वायरस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का तीनों का मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, जल्दी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ फैविपिराविर, और इसके देखिए स्पेस मैंने काफ़ी दिया हूँ, क्यों दिया हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये पहला इंडिया का फर्स्ट कोविड-19 ड्रग है, जो कि 103 रुपया पर टैबलेट इसका दाम है। ये इंडिया का पहला पर टैबलेट, सॉरी पर तो मैं कर ही दिया, टैबलेट इसका कॉस्ट है रुपीज़। ये पहला एंटी कोविड-19 ड्रग इंडियन, ठीक है, पहला इंडियन ड्रग है जिसके तरफ से अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंटी ड्रग या एंटी कोविड ड्रग फॉर कोविड-19, ठीक है। इसको कौन सा फार्मास्यूटिकल्स बना रहा है, तो आप लिख सकते हैं ग्लेनमार्क, काफ़ी नाम वाला ये फार्मास्यूटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आ सकता है कि ये फैविपिराविर क्या है, तो आप बोलिएगा कि फर्स्ट एंटी वायरल कोविड ड्रग है, फिर एंटी ड्रग भी बोल सकते हैं। एंटी ड्रग नाम अच्छा नहीं है, आप इसको एंटी वायरल ड्रग बना दीजिए, सॉरी, नहीं तो फिर एंटी ड्रग माने क्या हुआ, ड्रग के अगेंस्ट, एंटी वायरल ड्रग फॉर कोविड-19, ठीक है। और ये इसको बना रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। क्या है कि आपको अपने से क्वेश्चन बनाना होगा, कोरोना वायरस इतना बड़ा नाम फाड़ चुका है पूरे कंट्री में, तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है जनरल साइंस में, तो आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस जो है लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस है, इसका आंसर दो तरीके से हो सकता है। ये बिलोंग करता है, ये काफ़ी बड़े परिवार से बिलोंग करता है जिसका नाम है नीडो वायरस, नीडो वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है। इनफैक्ट अगर आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा, जैसे कि मैं पूछा हूँ अपनी छोटी बहन से, तो ये बोले कि ये ऐसा पोर्शन है कि इसको इसकी बहुत बड़े फैमिली ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, कोरोना वायरस का जो डिजीज़ है, ठीक है। तो नीडो वायरस इसका नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोल रहा फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, तो फर्स्ट केस हम लोग जानते हैं कि वुहान हुबई प्रोविंस में हुआ था, वुहान हुबई प्रोविंस, चाइना तो आप कंट्री का नाम जान ही रहे, आप लोग लिख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, इसलिए मैं जल्द से जल्द आपको आंसर और उसका क्वेश्चन के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि आए दिन हम लोग रिंगटोन में, डायल टोन में सुनते हैं, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कमी होता है, मतलब कि कमी महसूस होता है। और फ्रॉम वेयर कोरोना गॉट इट्स नेम, इन लैटिन कोरोना का मतलब होता है क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। इनफैक्ट जब हम लोगों ने, या फिर जब साइंटिस्ट ने, जब डॉक्टर्स ने स्टडी किया और इस वायरस को एक माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो इसमें जो है एक क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि कभी बड़ा सा फोटो कभी दिखाई देगा, ऊपर में ऐसे कबाब टाइप का रहता है ना, ये ऐसा प्रोजेक्शन बना हुआ है। ये क्राउन लाइक प्रोजेक्शन की वजह से ही इसका नाम कोरोना मिला। लैटिन में कोरोना माने ही होता है ये क्राउन, मतलब कि एक ताज के तरह। व्हाट डज एयर बैग यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ कार ड्राइवर कंटेन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम में आया था PSC का, सोडियम अजाइड। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस, इसका आंसर है पोटेशियम 40। और लास्ट में मैं लिखा हूँ कोबाल्ट 60 फॉर कैंसर, तो कैंसर
जो डिजीज़ को क्योर करने में कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का भी यूज़ होता है, और भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप उसको रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस। टेक केयर, गुड नाइट।